A very warm welcome to all my CA Foundation students. Students, आपको रियलाइज हुआ कि ये टेस्ट के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करके हो जाएगा और टेस्ट लिख के भी हो जाएंगे. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग डेली टास्क. इसी से आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया और देखना 15 दिन में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. चलो लेट्स डिस्कस द टेस्ट पेपर ऑफ यूनिट 5 and 6. स्टूडेंट्स, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है. डोंट टेक अ ब्रेक. जैसा मैं टास्क देती हूँ वैसा करते रहो. आई एम वेरी श्योर कि 15 दिन में आपका पूरा लॉ अच्छी तरह से पढ़ के हो जाएगा. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियोज स्पेशली फॉर यू. Don't forget to subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको सारे रिविजन लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आता रहे. ओके चलो, आज का पेपर 15 मार्क्स का था. 30 मिनट्स दिए थे मैंने आपको. 30 मिनट्स में आपका सॉल्व हो ही जाना चाहिए. नहीं होता तो स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो. ओके, सो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? A agrees to sell his scooter to B a month after the contract. तो let me write it for you. इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एंड ही वॉज गोइंग टू सप्लाई इट 1 month आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बट जस्ट आफ्टर 10 days. इसका मतलब है ये ड्यू डेट आने से पहले. देखो कैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते समय ही आइडेंटिफाई कर लेती हूं कि सिचुएशन क्या है. Do this in the exam. You will save a lot of time. You need not read the question again to find out the solution. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको आपके पॉइंट्स सोल्यूशन मिल जाएंगे. Okay, so he sells the scooter to C. Now A had agreed to sell the scooter to B, but he sells the scooter to C. Okay, I got the situation. Then B files a case. अच्छा, ड्यू डेट से पहले ही सेल हो गया है. इट मीन्स आपके माइंड में इमीडिएटली आ जाना चाहिए दैट दिस इज नथिंग बट एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो इन दिस केस A contends that no, I can still perform the contract, I'll repurchase it from C, but you have to decide the options available with the aggrieved party. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आप ब्रीच के प्रोविजंस लिखोगे. यू विल एक्सप्लेन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. You can write down the section number, section 39 of the Indian Contract Act. Okay, तो आप क्या लिखोगे? 4 marks का question है. You will first explain anticipatory breach of contract. Then you will state what are the remedies available with the aggrieved party. So aggrieved party can either cancel the contract immediately or he can wait till the due date. So 1 mark for explaining anticipatory breach, identifying कि ये anticipatory breach हुआ है. 1 mark for stating the remedies. And another we can give 2 marks over here. Actually 2 marks for stating the remedies because there are 2 parts na. And then you will discuss the case and you will say that we can, ये तो मैंने बहुत ही brief में लिखा है ना, आप और भी लिखना that A agreed to sell his scooter but just before the performance of contract he sold it to someone else. Situation explain करना. In the given case, B can either treat the contract as valid or he can cancel the contract and sue A for damages. ये लिखा है तो 1 mark. अब मैंने इतना शॉर्ट में क्यों लिखा और मैं आपको बोलूँ ज़्यादा लिखो? देखो, आप ज़्यादा लिखो लेकिन मार्क्स आपको इन्हीं के लिए मिलेंगे. बट यू कैनॉट जस्ट राइट ओनली 3 points नो. तो आपको थोड़ी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स देने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, फिर रेमेडीज एक्सप्लेन करो और फिर बाद में आप सोल्यूशन दो. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल ग्रेड योरसेल्फ. एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर टेक्स देम इन हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली. सो फाइंडर एक्ट्स एज अ बेली. 5 marks का क्वेश्चन है. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन के लिए आप अपने आप को 1 mark दोगे कि फाइंडर कौन होता है. यू कैन राइट इट इन एनी मैनर लेकिन इंट्रोडक्शन लिखना है आपको. ओके, व्हाट आर द राइट्स? मैंने सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखे हैं. यू विल एक्सप्लेन देम. अगर आपने ये तीनों पॉइंट्स लिखे हैं, प्रॉपरली लिखे हैं, सो गिव योर सेल्फ 2 marks. व्हाट आर द राइट्स ऑफ फाइंडर? राइट ऑफ लियन. लियन मीन्स टू रिटेन. राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड. तो अगर ओनर ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंसर में आना चाहिए, दैट फाइंडर हैज नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड. ठीक है, उसको रिवॉर्ड के बारे में पता रहेगा तो ही वो क्लेम कर सकता है. देखो, वी कांट
retain the goods for reward. Okay, we can only file a case for the reward. ये ध्यान में रखना है. Right to sell if the owner is not found, he is found but he refuses to pay the charges, goods are perishable and the expenses amount to 2/3 of the value of goods. ये पूरा explanation आपको लिखना है. Duties में duty to take reasonable care, duty to find the true owner, not to use the goods for personal use and duty not to mix the goods. ठीक है, ये लिखा है तो 2 marks. ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ड्यूटीज में सिर्फ हेडिंग लिखोगे तो भी चलेगा. All right, so that was our second question. Part B. Now, second question क्या है? Very interesting question. ये एक exam question है. Okay. M agreed to purchase certain shares from J on a particular date. So M agreed to purchase. He is the buyer. And from J, इसका मतलब है J is the seller. Okay. Subsequently declined to purchase them on that day. The difference between the contract and market price is given to you. So this difference is nothing but damages. क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ताकि आप अपना सोल्यूशन बना सको. लेटर जे सोल्ड द शेयर्स बट द एक्चुअल लॉस इज ओनली 79,000 बट ही क्लेम्ड 1,09,000. तो आपको डिसाइड करना है इज ही एंटाइटल्ड टू 1,09,000 और 79,000, क्योंकि कोर्ट ने तो बोला ही इज एंटाइटल्ड टू 1,09,000. क्या लिखा है? जो भी डैमेजेस हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द मार्केट प्राइस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ ब्रीच. देखो मैंने यहां पर हाईलाइट भी किया है. एक्चुअल सेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. डैमेजेस के लिए हम मान के चलेंगे कि अगर ब्रीच वाले दिन पे सेल हुआ तो क्या प्राइस में होगा. एक्चुअल सेल फिर भले कोई भी प्राइस पे हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. तो लिखोगे क्या? पहले तो डैमेजेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सीधा हमें नहीं लिखना डैमेजेस के बारे में. पहले बताओ व्हाट आर डैमेजेस. दे आर नथिंग बट मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क इफ यू हैव एक्सप्लेन डैमेजेस. Our aim is not to punish the party, aim is to just compensate the aggrieved party. अगर सेल ऑफ गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जैसे ये केस में बायर ने ब्रीच कर दिया है, बायर रिफ्यूजेस टू बाय, then the difference between the contract price and the market price is the damages. ठीक है, so he is entitled to damages because the damages are calculated at the prices prevailing on the date of breach. ब्रीच वाले डे पे जो भी प्राइस है वही आपके डैमेजेस होंगे. So he is entitled to 1,09,000 because those are the damages on the date of breach. Any subsequent gain or loss will not be considered. सबके लिए आप 1 मार्क दोगे. All right. Are the following contingent contracts? ये आपको आइडेंटिफाई करना है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, जस्ट अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखेंगे हम. 1 मार्क का ईच है. A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards. अब उसके पहले contingent contract क्या होता है? Contingent contract are those contracts जहाँ पर पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और बहुत ही इंडिपेंडेंट सेपरेट कोलैटरल इवेंट होगा. So event is separate, it is independent, it does not form part of the contract. If it forms part of the contract, then it is not a contingent contract, it is just a contract. ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो इवेंट है, is it forming part of contract or is it separate? If it is forming part of contract, then it is not contingent contract. But if it is separate, then it is a contingent contract. A agrees to deliver wheat, B agrees to pay the price. यहाँ पर तो जो इवेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है ना, कहाँ इंडिपेंडेंट है? तुम गुड्स दो मैं पैसे दूंगा. This is not a contingent contract because the promise itself is a part of the contract. It is not a collateral event, it is not a separate event. Okay, just 1 mark का question है तो I'm not discussing it in detail. Crux यही है that event must be separate. If it forms part of the contract, it's not a contingent contract. तो यहाँ पर it is forming part, it is not contingent. 1 mark. A contracts to pay 1 lakh to B if B's house is burnt. Maybe A is an insurance company. तो A 1 लाख देगी और B ने प्रीमियम भरा होगा ना, तो ये इनके बीच का
कॉन्ट्रैक्ट है. What is the event? Event is fire. Oh, that is forming a separate event. Okay, it's an independent event. Fire. Since it is separate, it is independent, it is collateral, it is different from the contract. Yes, this is a contingent contract. Okay, so this will be a contingent contract. Students, with this we come to an end of task 5. कितने अच्छे से हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के हो गया. अब संडे छुट्टी है, संडे हम लॉ नहीं पढ़ेंगे. ओके, मंडे की बात करते हैं. भाई थोड़ा ब्रेक तो चाहिए ना, इतना कंटिन्यूस थोड़ी ना मुझे आपको बर्डन करना है. बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लो, संडे हम ब्रेक लेंगे. ओके, वी विल मीट ऑन मंडे. तो मंडे आप क्या करोगे? मंडे यू विल कम प्रिपेयर्ड विद यूनिट 1 एंड 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, अब देखो आपके पास काफ़ी टाइम है. संडे थोड़ा ही पढ़ो ना. मंडे 7 PM. ओके, मंडे पूरा दिन है आपके पास. मंडे 7 PM आप तैयार होगे विद यूनिट 1 एंड 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. देखो अच्छी तरह से पढ़ना है, मैं आपको बहुत टाइम दे रही हूँ पढ़ने का. ठीक है, तो मंडे हमारा टास्क 6 होगा. You will come prepared with unit 1 and 2 of sale of goods act, and we will discuss the solution at 10 PM. Okay, so guys, go enjoy yourself, enjoy your weekend, and I'll meet you on Monday.